बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम आज इस संवेदा ई क्लास में मैं आपका तहे दिल से खैर मक़दम करती हूँ। मैं महजबीन माविन मौलमा गवर्नमेंट HPS उर्दू हड़लगी तालुक़ा अलम ज़िला गुलबर्गा। अज़ीज़ बच्चों, कल हमने फर्स्ट सेशन में बहमनी सल्तनत के बारे में पढ़ा था, जैसा कि उसके वजूद कैसे हुआ, उसका उरूज कैसे हुआ और उसका ज़वाल कैसे हुआ। तो ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि महमूद गामा के बाद सल्तनत कैसे ज़वाल होती है और ये सल्तनत किस तरह से तकसीम होती है। आज हम इस दूसरे या सेशन में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल जो हमने पढ़ा है, मैं कुछ आपसे सवालात पूछना चाहूँगी, क्या आप उसका जवाब देंगे? ठीक है, चलो सबसे पहला सवाल है, बहमनी सल्तनत कब कायम हुई? वेरी गुड, बहमनी सल्तनत 1347 ईस्वी में कायम हुई। बहमनी सल्तनत का मशहूर बादशाह कौन था बच्चों? बहमनी सल्तनत का मशहूर बादशाह फिरोज शाह बहमनी था। वेरी गुड। तीसरा सवाल है आपसे, महमूद गामा का मदरसा कहाँ वाक़ई है? कोशिश कीजिए। महमूद गामा का मदरसा बीदर में वाक़ई है। वेरी गुड। बहमनी सल्तनत का आखिरी बादशाह कौन था? बहमनी सल्तनत का आखिरी बादशाह कलीमुल्ला शाह था। वेरी गुड। बच्चों, मैं आपको कल होमवर्क दी थी, क्या आप कर चुके? होमवर्क दी थी, ठीक है, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से कर चुके होंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि महमूद गामा के बाद बहमनी सल्तनत का किस तरह से ज़वाल हुआ और ये सल्तनत क्यों तकसीम हुई। अब तस्वीरों में देख रहे हैं बच्चे महमूद गामा का मदरसा। अब महमूद गामा के बाद बहमनी सल्तनत ज़्यादा अरसे तक कायम ना रही, क्योंकि मोहम्मद शाह सूवम के बाद आने वाले हुक्मरान या सुल्तान काफ़ी कमज़ोर थे। वो अपनी सल्तनत को नहीं बढ़ा सके या अपनी सल्तनत की वसअत को, हुदूद को नहीं बढ़ा सके। इसलिए इसका फ़ायदा उठाते हुए तमाम ग़ुलाम क्या हो गए? खुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सल्तनत को तकसीम करते हैं। तो इस तरह से इस सल्तनत के बादशाह कौन थे? आखिरी बादशाह कलीमुल्ला शाह थे, और वो अपनी नाकामी की वजह से तमाम हुक्मरान या जो ग़ुलाम थे वो अपनी अलग अलग सल्तनतों का कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह से सल्तनत को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। बच्चों देख रहे हैं आप, पहला जो है आदिल शाही, जो बीजापुर में कायम हुई, और बीदर में बरी शाही सल्तनत कायम हो गई, और गोलकुंडा में कुतुब शाही सल्तनत कायम हो गई। इसी तरह से अहमदनगर में निज़ाम शाही सल्तनत कायम हो गई। इसी तरह से बिरार में इमाद शाही सल्तनत कायम होगी। देखा आपने, ये 5 सूबों में इस सल्तनत को तकसीम किया गया, यानी हर ग़ुलाम अपने खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए अपनी सल्तनत का आगाज़ करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब इन 5 सल्तनतों को हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदिल शाही ऑफ बीजापुर को, आदिल शाही के बीजापुर को पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों, बीजापुर के आदिल शाहों का दौरे अहद रहा है 1449 1686। और अब देख रहे हैं आप, यूँ तो इस सल्तनत के कई बादशाह या कई हुक्मरान हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर तमाम हुक्मरानों को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन हुक्मरानों को पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए या शोहरत याफ्ता हो गए। ठीक है बच्चों, यूसुफ आदिल शाह, उसके बाद आते हैं इस इब्राहिम आदिल शाह, उनका दौरा हद देख रहे हैं बच्चों आप। उसके बाद आते हैं अली आदिल शाह अव्वल, उनके बाद आते हैं इब्राहिम आदिल शाह दुवम, उसके बाद आते हैं मोहम्मद आदिल शाह, उसके बाद आते हैं अली आदिल शाह दुवम। उनका दौरा हद आप देख रहे हैं बच्चों सिकंदर अली आदिल शाह। अब हम तफसील से एक एक हुक्मरान के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अब सबसे पहले जो हुक्मरान हैं बच्चों आदिल शाही सल्तनत की, वो कौन है? यूसुफ आदिल शाह। इनका दौरा अहद रहा है 1449 1510 ईस्वी तक रहा है। अब तस्वीर में देख रहे हैं यूसुफ आदिल शाह की एक ये बैठी हुई है, जमात बैठी हुई है, और जो दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं वो यूसुफ आदिल शाह हैं।
अब ये आदिल शाही सल्तनत की बानी है। बानी यानी जब कोई भी चीज़ की, नई चीज़ की जो बुनियाद रखते हैं उसको आप क्या कहेंगे? बानी कहते हैं। तो इस सल्तनत को कायम करने वाले कौन थे? सबसे पहले आदिल शाही सल्तनत को कायम करने वाले बच्चों यूसुफ आदिल शाह, इनको आप बानी कहते हैं। इसी तरह से ये कहा जाता है कि 200 सदियों तक हुकूमत करते रहे हैं आदिल शाहीस। बहुत ही दिनों तक कायम रहने वाली सल्तनत थी और बहुत ही काबिल बादशाह थे यहाँ पर हुकूमत करने वाले। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा अपनी वसअतों को, अपनी सल्तनत के हुदूद को बढ़ाया। हाँ, ये भी जब हम यूसुफ आदिल शाह को कहा जाता है कि एक जारजाई ग़ुलाम था जिसको महमूद गामा ने ईरान से ख़रीदा था। देखा बच्चों, ये ग़ुलाम थे, लेकिन बहमनी सुल्तान कलीमुल्लाह शाह की कमज़ोरियों की वजह से ये आगे चलकर अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। तो कहा 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में अपनी आज़ाद सल्तनत का ऐलान किया। हाँ, कब कायम हुई है? 1489 ईस्वी में उन्होंने अपने खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए इस सल्तनत का आगाज़ किया। तो इनकी आप देखें, आप इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले सबक में हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि ये जो बहमनी सल्तनत के जो मेन हरीफ थे या मेन दुश्मन रहे हैं वो विजयनगर थे। लेकिन यहाँ विजयनगर के साथ साथ यहाँ पर जब ये बहमनी सल्तनत तकसीम होती है तो वो आपस में पड़ोसी मुल्क में, ये पड़ोस आपस में ही वो लड़ाई झगड़े करते हैं। ये जो तकसीम हुई हैं सल्तनतें वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और साथ साथ जो उनके मेन हरीफ थे विजयनगर के साथ भी इनकी अक्सर जंगें होती रही हैं। ठीक इसी तरह से यूसुफ आदिल शाह विजयनगर के साथ साथ इनके साथ भी इनकी जंगें हुई और बीजापुर के मुसलमान हमसाये जैसे कि अभी आपको बता चुकी बिरार, गोलकुंडा, इनके साथ भी इनकी अक्सर जंगें हुआ करती थीं। 1509 ईस्वी में कृष्णा देवराया, ये कौन था बच्चों? कृष्णा देवराया विजयनगर सल्तनत का बहुत अजीम हुक्मरान था। इसके साथ हुई जंग में इन्हें शिकस्त हुई। कृष्णा देवराया बहुत अजीम हुक्मरान था, लेकिन यूसुफ आदिल शाह के साथ वो जीत जाते हैं और यूसुफ आदिल शाह हार जाते हैं और इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ता है और 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह का इंतकाल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा यूसुफ आदिल शाह कौन थे? आदिल शाही सल्तनत को कायम करने वाले बानी पहले शख्स थे, बानी थे और उन्होंने बीजापुर के सुल्तान कृष्णा देवराया के साथ लड़ाई की, जंग की, लेकिन उन्हें वहाँ हार हासिल हुई। उसके बाद आते हैं इस्माइल आदिल शाह जो 1510 ता 1534 ईस्वी तक इनका दौर अहद रहा है। देखा बच्चों आपने, ये तस्वीर में कौन नज़र आ रहे हैं आपको? इस्माइल आदिल शाह। हाँ, अब हम इनके कारनामों को देखते हैं। इन्होंने अपनी सल्तनत को वसअत दी, यानी इन्होंने आपस में से जंगें करके अपनी सल्तनत की हुदूद को बढ़ाया और ख़ासकर जो विजयनगर के साथ हुई जंग में, रायचूर की लड़ाई में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन बीदर के जो फतहुल्लाह खान थे, लेकिन उनके साथ इनकी जंग हुई, बीदर के अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी हुई जंग में, लेकिन इन्हें यहाँ पर फतह हासिल हुई है। अब उसके बाद आते हैं इब्राहिम आदिल शाह। इनका दौर अहद रहा है 1526 ता 1580 तक। तस्वीर में देख रहे हैं आप, कौन है ये? इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम। हाँ, तो ये बीजापुर के हुक्मरानों में अजीम बादशाह थे। देखा बच्चों आपने, पहले सबक में भी आपने पढ़ा था, वहाँ पर कौन थे? बहमनी सल्तनत में अजीम हुक्मरान फिरोज शाह थे, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम है। आदिल शाही सल्तनत में कौन है? इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम। ये बीजापुर के हुक्मरानों में बहुत अजीम बादशाह थे और इन्हें जगत गुरु बादशाह का लक़ब दिया गया। बच्चों आप जानते हैं लक़ब किसे कहते हैं? आपने उर्दू में पढ़ा है। लक़ब उसे कहते हैं जो अवाम की जानिब से जो किसी शख्स की खूबियों की बिना पर कोई नाम दिया जाता है, तो इन्हें जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु, जगत के माने दुनिया, गुरु के माने उस्ताद, यानी पूरी दुनिया का उस्ताद कहकर इन्हें लक़ब दिया गया था बच्चों, क्योंकि इनकी जो निज़ाम की जो इंतज़ामिया की जो पॉलिसी थी उससे अवाम या रियाया काफ़ी खुश थी, जिसकी वजह से इन्हें इतना बड़ा लक़ब दिया गया था। और उन्होंने किताब नौरस लिखा जो मौसीक़ी पर मबनी है। बच्चों आप जानते हैं
ये एक साथ में मुसन्निफ भी थे, यानी इन्होंने किताबें भी लिखा। हाँ, मौसीकी यानी इंग्लिश में आप इसको क्या कहेंगे, म्यूज़िक। एक इस किताब में, इस नौरस किताब में उन्होंने म्यूज़िक के यानी म्यूज़िक पर मबनी या मौसीकी पर मबनी कई गीत गाने उन्होंने इस किताब में लिखा है। और सुन्नी मसलक के पैरोकार थे। देखो बच्चों, यहाँ एक नुक्ता ज़हनशीन करने का है कि ये यहाँ पर इब्राहिम आदिल शाह दुवम जो उनके आबा व अजदाद थे, यानी इब्राहिम आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, उनके जो आबा व अजदाद थे वो क्या थे, शिया मसलक के थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने मसलक को तब्दील करके सुन्नी मसलक को अपनाया था। फिर यहाँ के बाद से आदिल शाही सल्तनत या आदिल शाही सल्तनत के जो भी हुक्मरान आते हैं वो सुन्नी मसलक के पैरोकार हो जाते हैं। अब आप जानते हैं फ़न तामीर जो इब्राहिम रोज़ा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप बाद में आगे देखेंगे आप, ये बीजापुर में वाक़ है, ये इन्हीं की तामीर किरदा है, यानी इब्राहिम रोज़े को इन्होंने ही बनाया है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हो गया आप आदिल शाही सल्तनत के बारे में पढ़े हम, कौन थे उसके बानी कौन थे और उसके मशहूर बादशाह कौन थे पढ़े हम। अब इसी तरह से हम बीदर के बरी शाही को पढ़ेंगे, यानी ये सल्तनत कब कायम हुई और यहाँ के कौन कौन से अजीम हुक्मरान गुजर चुके हैं। देखो बच्चों, बीदर के बरी शाही 1489 तक 1619 तक हुकूमत करते रहे हैं। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक मकबरा है। हाँ, कासिम बरीद यानी इस सल्तनत की बानी है, यानी बीदर सल्तनत को कायम करने वाले कौन थे बच्चों, कासिम बरीद। जैसा कि यूसुफ आदिल शाही सल्तनत के बानी थे, ठीक इसी तरह से बीदर सल्तनत को कायम करने वाले बानी कौन थे, कासिम बरीद थे। ये कहा जाता है कि ये तुर्की ग़ुलाम थे जिसको मोहम्मद शाह सुवम के दरबार से वाबस्ता थे। ये कहाँ का ग़ुलाम थे बच्चों, ये भी एक ग़ुलाम ही थे, ख़रीदे गए ग़ुलाम थे इन्हों भी, लेकिन ये मोहम्मद शाह सुवम के दरबार से वाबस्ता थे। इन्होंने भी आगे चलकर एक अपनी सल्तनत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। हाँ, इसी तरह से ये बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म बन जाते हैं। मोहम्मद शाह सुवम के दौर में इन्हें वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जाता है बच्चों। फिर 1616 ईस्वी में अमीर बरीड सुवम ने मलिक अमीर की सरबराही में मुग़लों के ख़िलाफ़ जंग की और फ़तह हासिल किया। क्या करे कासिम बरीद, हाँ, इन्होंने अमीर बरीड सुवम जो मलिक अमीर के साथ मिलकर जो मुग़लों के ख़िलाफ़, यहाँ किस पर लड़ रहे हैं बच्चों, ये पड़ोसी ममालिक भी नहीं है और ना उनके मेन हरीफ दुश्मन हैं, बल्कि यहाँ पर मुग़लों के साथ जंग हो रही है इनकी, ये और अमीर बरीद की सुवम की सरबराही में जंग हो रही है और इस जंग में उन्होंने कामयाबी के साथ जीत हासिल कर लेते हैं। अब देखा आपने, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जंग का मंज़र। हाँ, फिर 1619 ईस्वी में इब्राहिम आदिल शाह दुवम ने शिकस्त दी और बीदर को बीजापुर में ज़म किया गया। 1619 में इब्राहिम आदिल शाह दुवम, हाँ बच्चों, अब आप देख रहे हैं, आपने इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि ये ना सिर्फ विजयनगर के साथ इनके साथ जंगें होती रही हैं, बल्कि पड़ोसी ममालिक के साथ भी इनकी जंगें हुआ करती थी। तो इन्होंने आदिल शाही सल्तनत के जो मशहूर बादशाह थे इब्राहिम आदिल शाह दुवम, उनके साथ ये जंग करते हैं और इस जंग में इन्हें हार होती है और बीदर जो ये था सूबा था, उसको बीजापुर में ज़म किया जाना यानी शामिल किया जाना, ये बीजापुर वालों में शामिल हो जाते हैं। अब हमारे तीसरा जो सल्तनत है कौन सी है, वो गोलकुंडा में कौन सी सल्तनत थी, कुतुब शाही। ये सल्तनत का दौर अहद कब से कब तक है, 1512 ईस्वी तक 1687 ईस्वी तक। अब हम एक एक बादशाह को हम तफसील से जान लेते हैं बच्चों। हाँ, कुली कुतुब शाह जो 1512 था 1543 ईस्वी तक इनका दौर अहद रहा है। तस्वीर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये कौन है, कुली कुतुब शाह हैं। हाँ, तो यहाँ भी कुली कुतुब शाह विजयनगर सुल्तान कृष्णा देवराय के साथ लड़ाई की। यहाँ पर किसके साथ जंग हो रही है बच्चों, उनके जो मेन दुश्मन थे या उनके जो मेन हरीफ थे कृष्णा देवराया,
उनके साथ इनकी जंग हुई है। हाँ, देख रहे हैं आप तस्वीर में कौन नज़र आ रहा है आपको? कृष्णा देवराया, जो विजयनगर सल्तनत के अजीम बादशाह थे। कुली कुतुब शाह वारंगल, कोंडापल्ली, एलेरू और राजमंडी में जैसे खिलों पर कब्जा करके अपने इख्तिदार की तवस्सी की। देखा बच्चों, एक अजीम हुक्मरान थे, इसलिए उन्होंने कामयाबी के साथ, बड़ी ही कामयाबी के साथ अपने फतूहात का ऐलान कर दिया। अब उसके बाद आते हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जिसका दौर अहद रहा है 1550 था 1580 तक। उन्होंने गोलकुंडा, जो उनका पाया तख्त था, उसको बड़े ही खूबसूरती के साथ सजाया। तस्वीर में आप देख रहे हैं गोलकुंडा शहर है ये, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में काफ़ी हिस्सा रहा है इब्राहिम कुली कुतुब शाह का। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने अपने पायतख्त गोलकुंडा को तब्दील करके हैदराबाद में मुंतकिल किया। इसके बाद आने वाले इब्राहिम कुतुब शाह के आने वाले बादशाह कमज़ोर होने की वजह से इन्होंने भी मुग़लों के आगे अपने हथियार डाल देते हैं। बच्चों, देखा आपने कैसे कैसे सल्तनतें दूसरों में शामिल होती जा रही हैं। जैसे बीदर बीजापुर में शामिल हो गई। अब ये जो सल्तनत थी गोलकुंडा कुतुब शाही जो सल्तनत थी, उन्होंने जाकर किसके आगे हथियार डाल दे रहे हैं बच्चों? मुग़लों के आगे, यानी मुग़लों के आगे घुटने टेक दिए, उनके सामने हार मानकर फिर उनके साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से देखा बच्चों। अब हम इतनी सल्तनतों के बारे में पढ़े, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आदिल शाही सल्तनत कब कायम हुई? कोशिश करो बच्चों बताने की। ठीक है, वेरी गुड। आदिल शाही सल्तनत 1481 ईस्वी में कायम हुई। ठीक है, दूसरा सवाल है मेरा, इस्माइल आदिल शाह किस इलाके को फतह किया? हाँ, बीदर, वेरी गुड। तीसरा सवाल है, जगत गुरु बादशाह किस हुक्मरान का लक़ब था? किसे कहते थे जगत गुरु बादशाह? मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम, वेरी गुड। ठीक है, चौथा सवाल है मेरा, बरी शाही सल्तनत का बानी कौन था? कौन थे बरी शाही सल्तनत के बानी? हाँ, बीदर के, यानी कासिम बरीद, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, कुतुब शाही सल्तनत किस सल्तनत में शामिल हुई? मुग़ल सल्तनत में शामिल हुई, वेरी गुड। ठीक है, अब हम अगले नुक्ते की जानिब बढ़ते हैं। अब हम अहमदनगर के निज़ाम शाही के बारे में पढ़ेंगे, जो अब कहाँ हैं बच्चों? आज हम जिसके इलाके कहाँ पर नज़र आते हैं हमें? महाराष्ट्र में नज़र आते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह से जब अहमदनगर में निज़ाम शाही सल्तनत कायम हुई तो उसको कायम करने वाले मलिक अहमद थे, जो 1489 ईस्वी में इन्होंने इस सल्तनत का ऐलान किया। इसने दौलताबाद पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत को तवस्सी की। दौलताबाद कहाँ है बच्चों? ये औरंगाबाद में आता है। हाँ, वहाँ पर उन्होंने दौलताबाद को कब्ज़ा किया वहाँ पर, और इसी तरह से अपनी हुकूमत के हुदूद को बढ़ाया। इसके बाद आने वाले हुक्मरान कमज़ोर थे। हाँ, इसके बाद इस सल्तनत को इतनी वसअत नहीं दे सके। लेकिन यहाँ पर एक ख़ातून का जिक्र आया है जो चांद बीबी के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने बाद में एक ख़ातून इस सल्तनत को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं। यहाँ पर चांद बीबी बहुत दिनों तक इस सल्तनत की अपनी वसअतों को बढ़ाते रहे। इस सल्तनत पर काफ़ी दिनों तक हुकूमत करती रहीं, और जब इनका इंतकाल हो जाता है या इनकी वफ़ात हो जाती है तो ये अहमदनगर की जो निज़ाम शाही सल्तनत थी उस सल्तनत का ज़वाल शुरू हो जाता है। अब इस तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों, कौन है ये? हाँ, चांद बीबी। इसी तरह से मुग़ल शहंशाह शाहजहाँ के दौर में अहमदनगर मुग़ल सल्तनत में शामिल हो गई। जैसे दूसरी सल्तनतें शामिल हो जा रही थीं, तो ये भी सल्तनत चांद बीबी के बाद कोई भी हुक्मरान अपने सल्तनत को या अपने सल्तनत की हुदूद को बढ़ाने में कामयाब ना हो सका, जिसकी वजह से ये सल्तनत अहमदनगर सल्तनत किस में शामिल हो जाती है? मुग़लों में शामिल हो जाती है, यानी मुग़ल सल्तनत में शामिल हो जाती है। ठीक है बच्चों? हाँ, ठीक है बच्चों। अब हम इमाद शाही सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ थी? बिरार में थी। हाँ, ठीक है बच्चों। नक्शे में देखिए आप, बिरार नज़र आ रहा है आपको? हाँ,
बिरार, नक्शे में देखिए आप, ठीक है। तो इस सल्तनत को क़ायम करने वाले या इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाले कौन थे? फ़तहुल्लाह, जो 1490 ईस्वी में क़ायम करे या उसकी बुनियाद रखी। लेकिन यहाँ इनका सदर मुकाम एलेचीपुरा था। नक्शे में आप देखिए, कहाँ है एलेचीपुरा? हाँ, एलेचीपुरा था इनका सदर मुकाम या पाया तख्त एलेचीपुरा था। अब यहाँ भी इन्हें भी ये भी बहुत ही कामयाब बादशाह रहे हैं फ़तहुल्लाह खान, और इन्हें भी इमादुल मुल्क का लक़ब दिया गया था। जिस तरह से यूसुफ़ आदिल शाह को लक़ब मिला, इन्हें भी एक लक़ब मिला जो इमादुल मुल्क कहते हैं, यानी सारे हिंदुस्तान या सारे मुल्क का सुतून कहकर इन्हें एक लक़ब दिया गया था। फ़तहुल्लाह के बाद आने वाले हुक्मरान कमज़ोर थे, जिसकी वजह से ये सल्तनत भी बीजापुर में जम हो गई। देख रहे हैं बच्चों कैसा चल रहा है? जो ताकतवर सल्तनतें थी या ताकतवर हुक्मरान थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ जंगें करके उन सल्तनतों को अपने कब्ज़े में ले रहे थे या अपने सल्तनतों में शामिल कर ले रहे थे। ठीक है, अब हम देखते हैं आदिल शाहों के खिदमात क्या हैं। अब हम इनके सखाफ़ती खिदमात देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, हाँ, आप देख रहे हैं बच्चों, ये मकबरा है आदिल शाही, यूसुफ़ आदिल शाह का। तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो यूसुफ़ आदिल शाह का मकबरा है। कहा जाता है कि आदिल शाहों ने तकरीबन 200 साल हुकूमत की और उन्हें हर इसमें तालीम, अदब, मौसीक़ी, मुसव्विरी और फ़न ताबीर इनकी बेमिसाल हैं, जो हम आगे देखेंगे। तालीम यानी यहाँ जो बादशाह था, यानी कोई भी हुक्मरान जो यहाँ पर हुकूमत किया, वो तालीम से बेइंतहा लगाव रखते थे, यानी तालीम के बेइंतहा शैदाई थी, यानी मोहब्बत थी, और उन्होंने इल्म को काफ़ी फ़रोग़ दिया। और यहाँ पर उन्होंने कई मदरसे खोले, कई यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने क़ायम की। क्यों? क्योंकि इन्हें इल्म से शग़फ़ था। तो देखते हैं बच्चों, आदिल शाही दौर में हमारी ज़ुबान या हमारी ज़ुबानें किस तरह से परवरिश पाईं। हाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, उर्दू ज़ुबान है, अरबी ज़ुबान है, फ़ारसी ज़ुबान है और कन्नड़ा ज़ुबान है। ये 4 ज़ुबानें इस दौर अहद में काफ़ी फ़रोग़ पाईं या परवरिश पाईं, और इन ज़ुबानों में किताबें भी लिखी गई हैं। तो ठीक है बच्चों, देखेंगे हम सिलसिलावार। फ़ारसी ज़ुबान में तारीख़ फ़रिश्ता और गुलशन इब्राहिम किताब लिखी, जिसके मुसन्निफ़ हैं फ़रिश्ता। ठीक है बच्चों। फिर उर्दू ज़ुबान में इब्राहिम नामा, जिसके मुसन्निफ़ कौन हैं? अब्दुल्ला हैं। ये कौन सी ज़ुबान में लिखी गई? उर्दू ज़ुबान में लिखी गई। ठीक है। और एक भी किताब लिखी गई है अली नामा, जो इब्राहिम आदिल शाह के अली आदिल शाह के कारनामों पर लिखी गई किताब है, जिसको दक्कन का सबसे बड़ा शायर मुल्ला नुसरती ने लिखा है। ये भी उर्दू ज़ुबान में है। और कन्नड़ा ज़ुबान में भी एक किताब लिखी गई उस दौर में, जो तौरने रामायण बोलकर है, और जिसको तौरने नरहनी ने लिखा है, जो कन्नड़ा ज़ुबान में मशहूर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों, तो इस वक्त के बादशाह कितने इल्म से शग़फ़ रखते थे, और उन्होंने किन किन बड़े बड़े शोरा को अपने दरबार में, यानी अपने दरबारों में पनाह दी, और किस तरह से उन्होंने इल्म की तवस्सी की या ज़ुबानों की परवरिश की। ठीक है। अच्छा, तो अब हम मौसीक़ी देख लेते हैं। मौसीक़ी में देखिए, आप पहले भी पढ़ चुके हैं यूसुफ़ आदिल शाह। ये खुद एक अच्छे मौसीक़ीकार थे, अच्छे म्यूज़िशियन थे। इन्होंने एक किताब भी लिखी एक म्यूज़िक पर या मौसीक़ी पर, जिसको किताब नौरस कहा जाता है, और उन्होंने एक मौसीक़ी का एक मदरसा भी खोला, म्यूज़िक स्कूल भी खोला था। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं किताब नौरस का फ्रंट पेज है या उसका पहला हिस्सा है, और मौसीक़ी का आला आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब दूसरा नुक्ता है हमारा मुसव्विरी। देख रहे हैं बच्चों, आप इस तस्वीर में किताब नौरस नज़र आ रही है, और साथ में म्यूज़िक का आला भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब हम मुसव्विर की तरफ बढ़ते हैं। इब्राहिम दुव्वम खुद एक अच्छे मुसव्विर थे, यानी एक अच्छे पेंटर थे। ठीक है। तस्वीरों में देखिए आप
कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग नज़र आ रही है ना, कितनी खुशनुमा है, देख रहे हैं आप? हाँ ठीक है। अब हम फ़न तामीरात की तरफ बढ़ते हैं। आप सबसे पहले जानते हैं गोल गुम्बद। देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, ये तो आप तभी तमाम बच्चे वाकिफ़ हैं इससे। गोल गुम्बद बोलते ही आप एकदम खुश हो जाते हैं। देखिए कहाँ पर है, देख लेंगे। इसको किसने तामीर किया? मोहम्मद शाह ने 1656 ईस्वी में तामीर किया। हाँ, इसके मरकज़ में एक बड़ा गुम्बद है। बच्चों मरकज़ किसे कहते हैं? दरमियान का हिस्सा जो देख रहे हैं आप, जो गुम्बद का जो ऊंचा हिस्सा है वो मरकज़ है। हाँ, वो बहुत बड़ा गुम्बद है और इसकी सरगोश गुज़रगाह का मौजूद है। यानी इसमें कहा जाता है कि इसमें जब आप एक दरमियान में एक मर्तबा आप पुकारते हैं या कोई आवाज़ लगाते हैं तो वो 7 मर्तबा सुनाई देती है। ये उसकी खूबी है, इस गुम्बद की ये खूबी है। गोल गुम्बद दुनिया का दूसरा बड़ा गुम्बद है। देखा बच्चों, कौन सा गुम्बद है ये? कौन सा दर्जा हासिल है इसको? दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाँ, तो और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुम्बद है। लेकिन हिंदुस्तान के एतबार से हम देखेंगे तो ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुम्बद है। हाँ, तो ठीक है, ये तो आप देखिए। अब हम इसमें किलों के बारे में जानते हैं। बहुत सारे बादशाह, उन्होंने कई किलों को फतह भी किया या कई किले तामीर किए। विजयपुर का किला, यानी बीजापुर में जो किला वाक़ है वो बड़ी तामीरात में से है। बहुत बड़ा किला है बीजापुर का, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि इसके 96 गुम्बद हैं और 6 दरवाजे हैं इसके। अब हम देखते हैं मोहल्लात क्या क्या हैं। अब देखेंगे महलात क्या क्या थे उस वक्त के। गगन महल, ये 1620 ईस्वी में इब्राहिम, हाँ तस्वीर में देखिए बच्चों, गगन महल। हाँ अच्छा है ना, बहुत खुशनुमा नज़र आ रहा है। देखिए इसको किसने तामीर करवाया? इब्राहिम आदिल शाह ने। कब तामीर करवाया? 1620 ईस्वी में। हाँ, और एक आता है महतर महल। महतर महल जिसको इब्राहिम आदिल शाह ने तामीर करवाया था। और उसके बाद आती है जामे मस्जिद। हाँ, ये गुलबर्गा में है। इसको किसने तामीर किया? अली आदिल शाह ने। ठीक है, इसी तरह से इब्राहिम रोज़ा, तस्वीर में देखिए आप, इब्राहिम रोज़ा। अब इसका नतीजा क्या हुआ बच्चों? अब क़ायम हुए थोड़े दिन, ये बहुत सबसे ज़्यादा जो सल्तनत या सल्तनत बहुत दिनों तक जो क़ायम रही है वो आदिल शाही सल्तनत है। हाँ, वो कौन सी सल्तनत है बच्चों? वो आदिल शाही सल्तनत है। और जो बाकी की जो सल्तनतें थीं, मिसाल के तौर पर ये इमाद शाही और बरी शाही, ये किस में शामिल हो जाती हैं? बीजापुर में शामिल हो जाती हैं। और जो 2 सल्तनतें थीं, निज़ाम शाही और कुतुब शाही, ये मुग़लों में शामिल हो जाती हैं। देखा आपने नतीजा, जो 5 सल्तनतों में तकसीम हुई थी लेकिन 2 हिस्सों में शामिल हो जाती हैं। अभी जो 3 सल्तनतें थीं वो क्या हो जाती हैं? 4 सल्तनतें तकसीम होकर 2 सल्तनतें बीजापुर में शामिल होती हैं और 2 सल्तनतें मुग़लों के आगे हथियार डाल देते हैं। ठीक है, मैं आपसे चंद सवालत करती हूँ, आप उसका सही सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था? यूसुफ आदिल ख़ान। वेरी गुड। दूसरा सवाल है, किस यादगार को जुनूबी हिंद का ताजमहल कहा जाता है बच्चों? हाँ, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, इब्राहिम रोज़ा। तीसरा सवाल है, गोल गुम्बद कहाँ वाक़ई है? बीजापुर में। वेरी गुड। चौथा सवाल है, जगत गुरु बादशाह किसका लक़ब था? कोशिश कीजिए बताने की। हाँ, इब्राहिम आदिल शाह दुवम। वेरी गुड। 5वां सवाल है बच्चों आपसे, इब्राहिम आदिल शाह दुवम की किताब का नाम बताइए। देखा था आपने तस्वीर में, कोशिश कीजिए। हाँ, किताब-ए नौरस। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। तमाम बच्चों ने मेरे सवालात के जवाब देने की अच्छी कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? मैं एक आपको होमवर्क देती हूँ, यानी घर का काम देती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से करेंगे। इब्राहिम आदिल शाह दुवम पर मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है बच्चों, मैं इतना कहते हुए अपने सबक को ख़त्म करती हूँ। खुदा हाफ़िज़।